किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? वेरी गुड इवनिंग अंशुल, कैसे हो? अच्छा ही हो गया, आयो। ओके, लेट है आपका, ना करना नहीं एंड देन गया और मैं यहाँ तक तो हाँ, तो बताइए किसी को कोई चीज पूछनी हो, किसी में डाउट है तो बताइए। गुड इवनिंग कर्तव्य, सब लोग आ गए हैं। अंशुल, आर्य, कर्तव्य, रौनक, शिवम, सैयद अली, अब्बास। ओके, मैंने आप लोगों का रिजल्ट देखा भी नहीं, मेरा मैं रिजल्ट देखूं। कितने मार्क्स आए हैं? Here it is. Samir Anand got 52 marks. Okay, congratulations. अली अब्बास, रिजवी, कर्तव्य, ये सब के सब 52 वाले ही हैं। एक साथ में बैठे थे क्या तीनों? अनिस, मुझे नहीं पता यार, एग्जाम तुम दिए हो, मैंने थोड़ी चेक किया है। शिवम सर को मैं बोलता हूँ, आपको बता देंगे कौन सा आपका गलत हुआ है। अनिस ना? ओके। अनिस, तुम्हारा रिजल्ट शो भी नहीं कर रहे थे, किस नाम से है रिजल्ट? या कर्तव्य, अनिस है 48। ओके, गॉट इट। ओके, कर्तव्य क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बता सकते हो क्या? बिकॉज मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं है, अगर आप क्वेश्चन बताए तो। हाँ बताइए ना। ओके सैयद, आई विल ट्राई, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट आई विल आस्क हिम, इफ पॉसिबल तो वो आपको रॉन्ग आंसर बता देंगे, है ना? ठीक है, क्वेश्चन बताइए कर्तव्य। एक्चुअली आई डोंट हैव। ओके कर्तव्य, लेट मी, कहाँ है? जिसको अनम्यूट करना हो ना, प्लीज रेज हैंड कर दीजिए ताकि मुझे ढूंढने में परेशानी ना हो। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हो। Every object in universe हाँ बोलो बोलो, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स exerts a force on every other object. हाँ, This force is known as ग्रेविटेशनल फोर्स। how, sir? हाँ, Electrostatic force भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे जरूरी तो नहीं है ना, अगर न्यूट्रल बॉडी होगा तो वो फोर्स कैसे लगाएगा? Yes, sir. लेकिन बॉडी है, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके पास मास है, और मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा ना। Yes, sir. अंशुल, मैं जोर जोर से ही बोल रहा हूँ, आप ईयरफोन इस्तेमाल कर लीजिए। अब कितना जोर से बोलूं भाई? ओके चलिए, इतना ही डाउट था, और किसी को कोई डाउट है क्या? सो बैक टू द टॉपिक, साउंड में आ जाते हैं। साउंड में आप लोग फटाफट बताइए, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूं, सो आंसर मी क्विकली। क्वेश्चन 1, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, मैं ऐसे डिक्टेट कर रहा हूं, आप मुझे बताइए, सुन पा रहे हो अच्छे से? सो विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस साउंड, बताइए। यूज योर चैट बॉक्स, राइट योर आंसर, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस साउंड।
कर्तव्य वो तो ठीक है. यस अनीस, दिस इज द राइट आंसर. यस सैयद, करेक्ट. नहीं आ रहा, उसको नेक गर्दन नहीं बोल सकते. द एग्जैक्ट आंसर विल बी लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स. दोनों करेक्ट है ना. आइदर यू कैन से इट इज वॉइस बॉक्स और यू कैन से इट इज लेरिंग्स, है ना. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द ऑडिबल रेंज फॉर अ ह्यूमन. 20 hertz to 20,000 hertz, B 20 hertz to 50,000 hertz, and C 0 hertz to 20,000 hertz, and D none of the above. Note down. Which frequency comes under the audible range? कौन सा फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज में आता है? ओके, अभिनव करेक्ट, सैयद करेक्ट, और कोई? ओके आर्या, गुड. आई गॉट इट, आई गॉट इट. बाकी लोग बताइए. None of the above. नोटा मीन्स नॉन ऑफ द above. अनिश क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज में आता है? ऑडिबल मतलब पता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्या? ओके कर्तव्य, गॉट इट, करेक्ट. प्रत्युष, आप साइलेंट मोड में हो, कुछ यस नो कुछ नहीं बोल रहे. हाँ अनिस, बी क्यों? हमारा रेंज ये है, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल रेंज. ऑडिबल रेंज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंसान इस रेंज तक ही सुन पाता है. करेक्ट. अच्छा, लास्ट लेक्चर के सबसे लास्ट में एक करेक्शन है. अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, एक मैंने छोटा सा मिस्टेक किया है, कोई बता सकता है? सी 20 हर्ट्ज टू 20K हर्ट्ज, ये जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज ऑडिबल रेंज. है ना, या बोलते हैं इसको सोनिक. दोनों ट्रू है. या तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है सोनिक या ऑडिबल, और इसके नीचे इसको हम लोग बोलेंगे इंफ्रासोनिक. इंफ्रासोनिक, और इसके बाद वाला बोलेंगे अल्ट्रा. ये आप याद रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. साउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मतलब दो बेसिस पर डिवाइड किया जाता है. एक ये जो डिवाइडेशन हो गया, ये किसके बेसिस पर हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये जो डिवाइडेशन हो गया, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो गया. जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से छोटा था उसको बोला गया इंफ्रासोनिक, और जिसका फ्रीक्वेंसी
20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो गया उसको हम लोग बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक को ही हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड पता है ना, मेडिकल लाइन में यूज किया जाता है। बॉडी के चेकअप के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं हम लोग। तो ये वही है अल्ट्रासाउंड। ओके, अच्छा, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, अच्छा वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होता है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर? आप लोगों को पता है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर? say the link now. Not correct. What is velocity of sound in air? That is around, ये भी आप लोग नोट करके लिखते जाइए। The velocity of sound, velocity of sound in air is around 330 meter per second. 330 या 340, वही मैंने बोला, इट इज अराउंड। तो कहीं कहीं आपको 330 मिलेगा और कहीं कहीं 340 भी मिलेगा, है ना? तो बोथ आर करेक्ट। जो आपने बताया ना 1498, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड अप्रोक्सीमेटली, है ना? तो ये है एयर में। अच्छा, कोई हमें बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज speed of sound in vacuum? ऑप्शन ए 1498 मीटर पर सेकेंड, बी 330 मीटर पर सेकेंड, सी 598 मीटर पर सेकेंड एंड डी इट इज 0। हाँ हाँ, प्रत्युष बी क्यों? क्या कर रहे हो तुम लोग? साउंड वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं करता है। जब वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा तो साउंड का स्पीड क्या हो जाएगा? 0। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, है ना? वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं है, एयर ही नहीं है, तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। ट्रेवल नहीं करेगा तो उसका स्पीड 0 हो जाएगा। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। अच्छा, एक एग्जांपल ट्रिकी क्वेश्चन ये भी है। टू फ्रेंड्स are 33 meter apart from each other on the surface of moon, if one of them speak loudly, then after how much time another will hear the sound? बताइए।
अनीस, आप आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, बताता हूँ। यस, सही है। रौनक ठीक है, करेक्ट। बाकी लोग? हाँ, करेक्ट, सही है, वेरी गुड। तो कितना भी जोर से चिल्ला ले उससे क्या फर्क पड़ता है, उसका साउंड कभी भी दूसरे फ्रेंड को सुनाई ही नहीं देगा। सो टाइम क्या हो जाएगा, दैट विल बी द इंफिनिटी, इनफाइनाइट टाइम के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ ए वर्क, बी फोर्स, सी एनर्जी, डी मोमेंटम। ओके, अनीस, आशुतोष करेक्ट, रौनक करेक्ट, शमीर करेक्ट। ओके, गुड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा। साउंड हैज मैक्सिमम स्पीड इन ए लिक्विड, सॉलिड, वैक्यूम, एयर। ओके, शमीर, आशुतोष, अभिनव, वेरी गुड। और ब्रिलियंट हो तुम लोग, बी फॉर ब्रिलियंट। ओके, सही है, गुड। अच्छा, कोई बता सकता है कि साउंड का किस वक्त में मिनिमम स्पीड होगा, मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड किस में होगा? शमीर बोलना है गैस, कर्तव्य का आंसर है डी। अभिनव कर रहा है लिक्विड। अनीस, आपका आंसर करेक्ट है। रौनक कह रहा है लिक्विड। आशुतोष का कहना है वैक्यूम। सैयद अली सी, ठीक है। सो जिनका जिनका आंसर है वैक्यूम वो करेक्ट है। हमसे पूछा गया मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम स्पीड तो वैक्यूम में होगा, वो जीरो के बराबर होगा ना। एयर में कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना। लिक्विड में भी स्पीड कुछ ना कुछ तो होगा ही, पर वैक्यूम में स्पीड जीरो हो जाएगा। अच्छा, लाइट और साउंड में से किसका स्पीड ज्यादा होता है? लाइट कितना होता है? किसका स्पीड ज्यादा होता है? सॉरी, ये तो हो गया लाइट। कितना होता है? ये क्या 3.5 लाख? आशुतोष, जितना जीरो मिला उतना ट्वी 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 मार दिया। 3 लाख मीटर पर सेकंड होता है क्या? मोर देन साउंड तो होता ही है। एग्जैक्ट आंसर है रौनक, ये गूगल का एग्जैक्ट आंसर है 29979245458 मीटर पर सेकंड। हाँ, फटाफट गूगल किया, बहुत होशियार हो तुम लोग। हाँ, तो ऐसा बोलो ना कि मैंने गूगल से लिया है। वैसे एग्जैक्ट होता है 299, बट हम लोग जो यूज करते हैं वो ये है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। चलिए, और कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं पूछ लेता हूं।
ये ड्यू टू लो बैटरी आई जॉइन लेट। ओके, इट्स नो प्रॉब्लम। चलिए एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a type of which of the following is type of sound wave? First, transverse wave. Second, longitudinal wave. And third, electromagnetic wave. Fourth, अनीस का आंसर है बी। समीर, आशुतोष करेक्ट, कर्तव्य रिवर्क करिए अपने आंसर पे। रौनक करेक्ट, आशुतोष करेक्ट, ठीक है। अनीस सी नहीं होगा यार, हाँ कर्तव्य 2 ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोग बोलते हैं साउंड वेव, या साउंड वेव बोल सकते हो कि साउंड वेव जो होता है वो एक टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव मैकेनिकल वेव का एक टाइप होता है जिसको ट्रैवल करने के लिए आपका मीडियम का होना बहुत जरूरी है। अच्छा चलिए ये हो गया। ठीक है। सो क्वेश्चन मैक्सिमम मैंने जो 1 मार्क क्वेश्चन आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं अभी तक का, वो मैंने आपसे कोशिश किया है पूछने के लिए, करेक्ट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो भी इसका सोल्यूशन, नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोग स्पीड के बारे में चल गए। अच्छा, अनीस का एक क्वेश्चन था कि क्या स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? तो मेरा आंसर है यस। जो साउंड का स्पीड है ना सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, साथ में ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर येट टू बी नो। तो मैं सारे फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, बस इतना जान लीजिए कि सॉलिड में ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है, सबसे कम वैक्यूम में होता है, और वो स्पीड हो जाता है 0। टेम्परेचर, समीर इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। जो सॉलिड होता है, सब देखो, लॉजिक समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि साउंड वेव ट्रैवल कैसे करता है। साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आगे वाले को धक्का देता है ना, फिर वो अपने आगे वाले को बताता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप क्लास में बैठे हुए, सपोज अभी लॉकडाउन है तो क्लास तो भूले नहीं होंगे, क्लास में जैसे बेंच लगे हुए हैं, है ना, एंड किसी ने आपको एक टॉफी दिया कि ये ट्रॉफी आप सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठे हुए लड़के को दे दो। इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग, क्लास में बैठे हो, एक आदमी जो फ्रंट बेंच पर बैठा हुआ है, एक आदमी सबसे लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, एंड आपको टॉफी फ्रंट बेंच से पीछे वाले बेंच तक पहुंचाना है। इज दैट क्लियर? कैन यू इमेजिन योरसेल्फ? रौनक, ये तो इलॉजिकल एकदम इररिलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछ दिया। जब एयर में बोल रहा हूं, दैट मींस
एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, जब एयर में ट्रेवल कर सकता है तो वो जाएगा ना। हाँ, तो टॉफी को हमें पहुंचाना है। अब बताइए आपके पास ऑप्शन क्या है, आप टॉफी को सबसे लास्ट बेंच पर कैसे पहुंचा सकते हैं? गिव योर सजेशंस। मान लीजिए आप खुद को मान लो कि आप फ्रंट बेंच पर बैठे हो, ओके, समवन सेज थ्रो, टॉफी को फेंक दीजिए, चलिए वो भी अच्छी बात है। थ्रो करके और पास करके, यस आशुतोष, आपके ऑप्शन कुछ ज्यादा बेनिफिशियल है, या तो आप थ्रो कर दीजिए या पास कर दीजिए। एक ऑप्शन और भी है, यस आर्या, बाय पासिंग, दैट इज द बेस्ट मेथड, है ना। साउंड नहीं फेंकना है हमें, टॉफी फेंकना है। यस आशुतोष, दिस इज आल्सो द अनदर मेथड व्हिच इज आल्सो करेक्ट। सो हमारे पास दो मेथड है जो आप लोगों ने बताया। एक तो मेथड है कि आप पास कर दीजिए, मतलब एक टॉपिक, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे लाइन से आप सब लोग बैठे हुए हैं, है ना, ये सारे बेंच बैठे हुए हैं, दिस इज द फ्रंट एंड दिस इज योर लास्ट। एक ने बोला कि इसको पास कर दीजिए, मतलब ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, एंड दिस विल बी द प्रोसेस, करेक्ट। ये एक प्रोसेस है कि आप एक दूसरे को देते जाइए, इसमें किसी को अपने पोजीशन से उठने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ अपने पोजीशन पर इसको गोल घूम जाना है, इसको देना है एंड फिर अपने पोजीशन पर बैठ जाना, दैट्स इट। दिस इज द मेथड ऑफ पासिंग। दूसरा मेथड क्या है कि एक बंदा यहां से उठा और खुद जा करके इसको दे दिया लास्ट बेंच पर, या ये बंदे को खुद बुला करके यहां पर ला करके दे दिया, दिस इज द सेकंड मेथड, करेक्ट। The wave is also works like the same. जो साउंड वेव होता है वो ये मेथड से ट्रेवल करता है ना। जो पासिंग मेथड था ना, ये पासिंग मेथड से ही ट्रेवल करता है। जब हम लोग बोलते हैं, जब साउंड प्रोड्यूस होता है, तो जो नियर बाई एयर है, जो नियर बाई एयर है, ये सबसे पहले वाइब्रेट होता है, फिर ये अपने आगे वाले को वाइब्रेट करता है, फिर वो उसके अपने आगे वाले को वाइब्रेट कराता है। ऐसे धीरे 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 एक दूसरे को वो पास करते जाते हैं, एनर्जी पास होते जाता है एंड द साउंड ट्रेवल्स। आई बात क्लियर है? दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे साइकिल स्टैंड है ना, साइकिल स्टैंड, आप लोग स्कूल में जाते होंगे तो साइकिल पार्क होते हुए देखा होगा, है ना। या जब आप लोगों का सुबह असेंबली लगता होगा, बच्चे जब प्रेयर करने के लिए आते हैं तो एक लाइन से खड़े होते हैं। अभी उनमें से मान लो किसी एक आदमी को आपने धक्का दे दिया, तो वो धक्का क्या हो जाएगा, वो उस सबसे फ्रंट साइड तक ट्रेवल करके जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे को आगे वाले को धक्का देते हुए जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एग्जांपल समझ में आ रहा है? द सेम वे इज हैपनिंग विद द साउंड आल्सो। जब हम लोग बोलते हैं तो एक एयर मॉलिक्यूल अपने सामने वाले एयर वाले मॉलिक्यूल को वो कंप्रेस करता है, या सामने वाले प्रेशर, सामने वाले मॉलिक्यूल के साथ वो कोलाइड करता है, फिर वो आगे वाला नेक्स्ट से कोलाइड करता है, फिर उसके आगे वाला नेक्स्ट से कोलाइड करता है। ये बात समझ में आ गया? दिस इज द मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। अब ये फायदा होता है, अब यहां से यही लॉजिक होता है कि व्हाई स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड देन लिक्विड देन गैस, बिकॉज जो सॉलिड होता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, करेक्ट। सो उनको ज्यादा दूर तक ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि एक बेंच और दूसरे बेंच के डिस्टेंस बहुत ही नजदीक है, तो आपको अपने पोजीशन से उठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप घूमोगे और ये लो टॉफी दे दिया। लेकिन मान लीजिए कि एक बेंच और दूसरे बेंच का दूरी कुछ दूर दूर हो गया, जहां पर है ऐसे बेंच रखा गया, तो आप क्या करोगे, अपने पोजीशन से उठोगे, चलोगे कुछ दूर, तब जाकर के इसको टॉफी प्रोवाइड करोगे, करेक्ट। दैट मींस कि आपका जो एनर्जी है वो कुछ कहां लॉस हो गया, वो यहां से यहां तक ट्रैवल करने में लॉस हो गया। तो जब आपका एनर्जी लॉस होगा तो वो डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा। आई बात समझ में? यही एक बेनिफिट मिलता है सॉलिड में कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं,
एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को इजिली अपना एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, इजिली कोलाइड कर सकता है, जल्दी कोलाइड कर सकता है, जबकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते हैं और गैस में बहुत दूर होते हैं। तो गैस में मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, एक पोजीशन से सॉरी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर उसको मूव करके तब जाकर के वो कोलाइड करेगा एंड देन साउंड विल ट्रेवल। दैट्स व्हाई स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड देन लिक्विड देन गैस। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ, सॉलिड रेस्पॉन्सिबल है आपका, लिक्विड से भी रिफ्लेक्ट होता है, लिक्विड से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। सॉलिड रेस्पॉन्सिबल इसलिए है बिकॉज सॉलिड के पार्टिकल्स रिजिड हैं। अगर एयर मॉलिक्यूल्स जा करके उसके पार्टिकल्स को वो वाइब्रेट करा रहा है, दैट डजंट मीन कि वो सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको उसके मेन पोजीशन से हटा नहीं सकता है ना। जैसे एक कमजोर आदमी जाकर के अगर मजबूत आदमी से टक्कर खा गया, तुम ही बताओ कि पीछे कौन हटेगा, कमजोर या जो मजबूत है वो? तो एयर मॉलिक्यूल्स जाता है और सॉलिड से टकराता है, तो पीछे कौन आएगा, एयर मॉलिक्यूल्स आएंगे या सॉलिड जाएगा? ऑब्वियसली एयर मॉलिक्यूल्स वापस आएगा, सो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसी को तो बोलते हैं ना रिफ्लेक्शन। अभी ट्रेन और ट्रक में धक्का लग जाए तो ट्रेन पीछे जाएगा या ट्रक? पॉइंट क्लियर है? रिफ्लेक्शन, हाँ अभिनव, ठीक है दोनों जाएंगे तो होता है ना, होता है। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी का जैसे सोनिक बूम वगैरह होता है, साउंड भी अगर बहुत तेज होगा, इट इज कैपेबल टू कोलैप्स योर बिल्डिंग। साउंड अगर बहुत तेज हो जाए तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके घर के खिड़की शीशा टूट जाए सब। ये भी पॉसिबल है कि अच्छे अच्छे बिल्डिंग भी कोलैप्स कर जाते हैं अगर साउंड तेज हो तो। इज इट पॉसिबल? पर ऐसा नहीं है कि हम चिल्ला करके और बिल्डिंग गिरा देंगे, नहीं, उसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए। समीप 2000 से क्या होता है, 20,000 तो हमारा खुद का रेंज है सुनने का, उससे भी बहुत ज्यादा। आप लोग सारा डिटेल अभी नहीं समझ सकते हो, थोड़ा और आगे आओ, 9th में भी ये पता नहीं चलेगा, जब 11th में आओगे तब आपको थोड़ा सा प्रेशर के बारे में पढ़ना मिलेगा कि प्रेशर कैसे चेंज होता है। ड्यू टू चेंज इन प्रेशर आपका साउंड इज कैपेबल टू टेक डाउन योर बिल्डिंग। रौनक, यस इट इज पॉसिबल। अगर बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड छोड़ा जाए तो आदमी की डेथ हो सकती है। अभी भी बहुत सारे मिलिट्री जो होती है वो साउंड को एज ए वेपन इस्तेमाल करते हैं, चोरों को घर से बाहर निकालने के लिए साउंड का वेपन का इस्तेमाल करते हैं। बात आई समझ में? जैसे कोई घर में अगर कोई छिपा हुआ है, टेररिस्ट छिपा हुआ है या कोई चोर छुपा हुआ है, तो उसको बाहर से एक साउंड कैनन बोला जाता है उसको, है ना, साउंड कैनन नाम है उसका। तो साउंड कैनन से हाई फ्रीक्वेंसी का या अल्ट्रासाउंड या इंफ्रासाउंड दोनों छोड़ा जा सकता है। अल्ट्रासाउंड छोड़ते हैं जिससे कि उसके अंदर इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ही के कान पर अगर आकर के कोई अगर मच्छर बहुत देर तक चिल्लाए तो आपको खुद इरिटेशन होने लगेगा। जब दो, जैसे मेटल अचानक से तुम पटक दिया, ठीक है, तब अगर मेटल आपने पटक दिया तो ऑल ऑफ द सडन उसमें वाइब्रेशन बहुत तेज होता है, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा लाउड वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है एंड वी इरिटेट बिकॉज ऑफ नॉइस। देखो, नॉइस और साउंड दोनों में डिफरेंस है। बेसिकली नॉइज इज टाइप ऑफ साउंड, ठीक है, बट नॉइज वो साउंड होता है जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता, उसको हम लोग बोलते हैं नॉइज। जैसे म्यूजिक आपको सुनने में अच्छा लगता है ना, म्यूजिक कितना भी लाउड बजा दिया जाए तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा।
बट अगर उसके जगह पर कोई ऐसा ही छीपा पटक दे तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। कोई आपके कान पर आकर के हॉर्न बजा दे वो भी आपको ठीक नहीं लगेगा। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज। ओके, तो टॉपिक पर आते हैं वापस। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हर्ट्ज। लिखते हैं सभी को, देखो ऐसा HERTZ, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल H स्मॉल z, हर्ट्ज। ठीक है, पेन से लिखते हैं इसको। ओके चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, हाँ लोग पेंसिल से भी लिख सकते हैं, चॉक से भी लिख सकते हैं, मार्कर से भी लिख सकते हैं, कोयला से भी लिख सकते हैं, मिट्टी से भी लिख सकते हैं, जिससे मर्जी आप उससे लिखते रहो। ओके, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया है उसका मैं आपको एक बार क्विक में टॉपिक वाइज बता देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट किया था व्हाट इज साउंड। साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज अ काइंड ऑफ वेव। फिर वेव का कौन सा टाइप है? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड ट्रेवल कैसे करता है? इन अ मीडियम ट्रेवल करता है। साउंड का वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है, मिनिमम कहाँ होता है, ये हम लोगों ने देख लिया था, दैट इज अराउंड द साउंड। फिर आया था कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है। साउंड प्रोड्यूस कब होगा? जब तक कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं होगा तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी में जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है उसको हम लोग लेरिंक्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। और ये लेरिंक्स कहाँ होता है? ये लेरिंक्स, ये ठीक है। ये होता है विंड पाइप में। एक होता है फूड पाइप और एक होता है विंड पाइप। तो विंड पाइप वो जो लंग्स के तरफ जाता है, ये उसके एंड पर, सबसे टॉप एंड पर होता है लेरिंक्स, या बोल सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ओके, तो वॉइस बॉक्स में बेसिकली क्या होता है, एक पर्दा की तरह होता है। जस्ट लाइक जैसे आप पॉलिथीन एक कोई ले लो और पॉलिथीन को बहुत ही ज्यादा टाइट कर दो एंड देन आप उसको फूंकोगे तो एक अलग तरह का साउंड निकल के आएगा, करेक्ट। तो वो जो खींचता है, जो उसको टाइट करके रखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड, करेक्ट। तो वोकल कॉर्ड क्या करता है, जो पर्दा है उसको वो टाइट करके रखता है, दैट इज कॉल्ड एज वोकल कॉर्ड। या इस पूरे डिवाइस को, या बोल सकते हैं पूरे ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे क्या, वॉइस बॉक्स एंड लिरिक्स। तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज ड्यू टू द वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन सबसे ज्यादा किस में हो जाता है? सॉलिड में, देन लिक्विड एंड देन गैस। तो सॉलिड ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है देन ऑफ लिक्विड, देन ऑफ गैस। अगर हम लोग हवा में ऐसे हाथ मारेंगे तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं हुआ, साउंड प्रोड्यूस होता है बट बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बड़ा सा छड़ी लेकर के ऐसे ऐसे करोगे तो आपको कुछ साउंड सुनाई जरूर देगा, बट उसका जो इंटेंसिटी है वो काफी लो होगा, वो बहुत ही कम सुनाई देता है। पर उतना ही तेज से अगर किसी भी सॉलिड के ऊपर अगर आप पटकते हो तो उसमें साउंड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, बिकॉज इट्स वाइब्रेट्स मोर। ये ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करता है। हाँ ठीक है, तो जो ज्यादा वाइब्रेट करेगा वो उसका साउंड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इज दैट क्लियर? ये हम लोगों ने देख लिया था कि साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है, ह्यूमन में कैसे साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो था कि साउंड ट्रेवल कैसे करता है। तो साउंड जो ट्रेवल करता है दैट इज बाय द मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, है ना। जो साउंड ट्रेवल करता है वो कैसे करता है? ड्यू टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब ये मॉलिक्यूल एयर का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है और गैस का भी हो सकता है। तो बेसिकली जब साउंड हम लोग बोलते हैं, साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मान लीजिए एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कुछ दूर पर है, ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, ये मूव करेगा, ये अपने सामने वाले को धक्का देगा, फिर ये जाएगा अपने सामने वाले को धक्का देगा, ये अपने सामने वाले को धक्का देगा और ये इसके सामने वाले को कोलाइड करेगा। तब जाकर के यहाँ पर
जो भी एक कान रख दो, जो कान है ये इसको सुनाई देगा, है ना। तो ये जो साउंड है जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल होकर के जाएगा। सो जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है बेसिकली दैट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। तो फिर ये टकरा करके अब ये जाकर के यहाँ पर बैठ जाएगा क्या? नहीं, ये टकराता है एंड देन फिर रिटर्न होकर के अपने पोजीशन आ जाएगा, फिर ये रिटर्न होकर के अपने पोजीशन आ जाएगा। सो ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे, एंड देन it will back to this position, करेक्ट। तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का वो जीरो हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड, हाँ यू टर्न ले लेता है। सो दिस इज कॉल्ड एज टू एंड फ्रो मोशन। ये ऐसा जाएगा वापस आएगा, फिर ये इधर जाएगा फिर वापस आएगा, ये ऐसा ये प्रोसेस चलते रहता है। इट ऑसिलेट्स, इट ऑसिलेट, ठीक है। इसका जो ऑसिलेशन है, इसके ऑसिलेशन को हम लोग एक ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इससे आगे पढ़ाने जा रहा हूं आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑसिलेशन है, द वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स कैन be plotted as follow, है ना। तो हम लोग इसके जो एयर मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ ऐसा प्लॉट किया जा सकता है, करेक्ट। ये आपका y हो गया, ये आपका x एक्सिस, ऐसा कुछ है। ये हमने कैसे प्लॉट किया है? जैसे मान लीजिए कि जो साउंड प्रोड्यूस हो गया था और ये जो मॉलिक्यूल था और ये जो मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में अगर कुछ डिस्टेंस है, लेट सपोज कैपिटल A, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो यहां से मैक्सिमम कितना दूरी ट्रेवल कर सकता है? दैट इज इक्वल टू द A, करेक्ट। तो यही मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि मान लीजिए किसी भी टाइम पर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर था तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना कर सकता है? दैट इज इक्वल टू द A, करेक्ट। जब यहां तक ट्रेवल कर जाएगा तो यहां से रिटर्न जब अपने पोजीशन पर आएगा, वंस अगेन अपने पोजीशन पर आएगा, इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब ये घूम करके वापस आ गया यहाँ पर जीरो। हाँ, वॉइस रिकॉर्डिंग के तरफ समय ऐसा दिखता है ना। तो ये हम लोग क्या करते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स को बेसिकली, अनीस टू द टॉपिक चले तो ज्यादा अच्छा होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ और, आप पूछिए साउंड पॉल्यूशन, चैप्टर खत्म करके सिर्फ डाउट सॉल्व करके चले घर। एक काम करता हूं, चैप्टर इज ओवर, नाउ आस्क योर डाउट्स, डाउट सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद खत्म कर देते हैं, चलेगा क्या? टॉपिक चल रहा है कुछ और, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ और, हाँ मैं बता रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक, क्वेश्चन पूछ रहा है साउंड पॉल्यूशन किसको बोलते हैं, पिच किसको। अनीस आई नो आपको बहुत नॉलेज है, बट कैन यू प्लीज वेट फॉर दैट टाइम। टॉपिक रिलेटेड जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उस समय कोई डाउट है तो वही क्वेश्चन पूछिए, अदरवाइज ये खत्म होने के बाद आपको जहां से डाउट पूछना है ना वो डाउट पूछ लिया करिए। पर ऐसा नहीं कि पढ़ा रहे हैं कुछ और, क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज नॉइज। क्या बता रहा था भूल गया। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था दैट वाज द A, एंड ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर के आया यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो गया दैट इज जीरो। ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुंच गया था, फिर ये
सबसे अपने यहाँ पर मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचेगा, तो दिस विल बी माइनस ए, मैं बोलूंगा कि ये आपका जो पोजीशन हो गया दैट विल बी इक्वल टू माइनस ए के बराबर हो जाएगा। एंड अगेन जब ये वापस लौट करके अपने पोजीशन पर पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। सो इसको हम लोग बोलते हैं, इस पूरे पाथ को यहां से यहां तक को, अगर इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। अगर मैं इसका नाम रख दूं ओ ए एंड बी, ठीक है, ये जो पूरा पाथ है ये ओ ए बी, दैट इज कॉल्ड एज ओ ए बी, दैट इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन इसी को बोलेंगे ना, एक ऑब्जेक्ट जो अपने दूर गया, फिर वापस अपने पोजीशन आया, फिर नेगेटिव एक्सिस में सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस गया और फिर वापस अपने पोजीशन पर आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। आई बात समझ में? अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो पेंडुलम से आप समझ सकते हो, एक ऑब्जेक्ट है जो कि रोटेट कर रहा है लाइक दिस, ऐसा है ना, तो ये स्टार्ट कहां किया, यहां से, फिर ये सबसे अपने मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचा, फिर यहां से क्या हो गया, ये रिटर्न आया, फिर ये सबसे अपने मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचा एंड देन फिर ये रिटर्न आया। तो इस पूरे जो भी ये पाथ रहा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन हम लोग कहां से बोलेंगे, ओ से लेकर के ये जो पूरा पाथ फॉलो कर रहा है ओ ए एंड बी, इसी को हम लोग बोलेंगे वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ये पॉइंट क्लियर है सबको, इसमें किसी को डाउट है क्या? नेम ऑफ पोजीशन इन पेंडुलम, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं राइट एक्सट्रीम, इसको बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम और इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो इसको हम लोग बोल दिया वन पोजीशन। ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो मैक्सिमम हाइट जो अचीव करता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड, करेक्ट। और ये जो पॉइंट है मैक्सिमम हाइट वाला, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ। और ये जो लोवेस्ट पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है, जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रफ, और जो बॉटम वाला होगा नीचे वाला इसको हम लोग बोलेंगे क्रेस्ट। ये एम्पलीट्यूड है तो ये भी एम्पलीट्यूड ही होगा, एम्पलीट्यूड ही होगा, करेक्ट। 0 से लेकर के बी तक, या बोल सकते हो ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। ये आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ, करेक्ट। दो ट्रॉफ के बीच का डिस्टेंस, ये मैं डिफिनेशन वापस से लिखवाने वाला हूं, बट फिगर से आप देखोगे याद रहेगा तो डिफिनेशन ऑटोमेटिक आप लिख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज डिफिनेशन सबका रटना पड़ेगा अलग से। तो जो दो ट्रफ होता है, देखो ये पॉइंट ट्रफ है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रफ ही बोलेंगे, TROUGH, ट्रफ, है ना। और ये भी क्या है, इसको भी हम लोग एम्पलीट्यूड ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो पहला लाइन ड्रॉ किया उसी का एम्पलीट्यूड है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस से ट्रेवल किया है दैट इज एम्पलीट्यूड। अगर ये एम्पलीट्यूड है तो ये भी एम्पलीट्यूड होगा, ये भी एम्पलीट्यूड होगा। ये ट्रफ है तो ये भी ट्रफ होगा। सिमिलरली अगर मैं इसके आगे ड्रॉ करता और इसके आगे अगर और ड्रॉ करता तो ये पॉइंट भी, इस पॉइंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, है ना। तो ये हो गया यहां से ओ ए बी दैट इज इक्वल टू वन ऑसिलेशन,
ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे टॉप, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है दैट विल बी कॉल्ड एज क्रेस्ट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ट्रफ और क्रेस्ट, या तो यहां से यहां तक है, ये भी डिस्टेंस वेवलेंथ के बराबर ही होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ट्रफ और नियरेस्ट क्रेस्ट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ठीक है, तो ये है आपका टोटल डायग्राम। ये डायग्राम आपको ध्यान में रहना चाहिए ताकि आपका डिफिनीशन आसान हो जाएगा। जब हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे इसको आप सामने रखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? चलिए अब इनमें से मैं आपको बताता हूं, डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन हो जाएगा व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है? ये वाला, और ये क्या था? दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस लाइन इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, गलत लिख दिया, दिख रहा है ना? ये नहीं दिख रहा। दिस इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन, है ना? मीन पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि एक ऑब्जेक्ट जो अपने पोजीशन से जितना राइट गया उतना ही वो लेफ्ट जाएगा, फिर ये अपने पोजीशन पर आएगा, घूम फिर करके वो अपने मीन पोजीशन पर ही आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन, है ना? कभी वो स्प्रिंग खींच करके छोड़े हो क्या? विषय स्प्रिंग खींचोगे तो वो कैसा आएगा? नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसा वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो पोजीशन जहां पर आकर के वो स्टेबल हो जाए, रेस्ट में आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। सो एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। देखो ये मीन पोजीशन है, यहां से सबसे दूर जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। तो ये डिफिनेशन क्या लिखेंगे? द मैक्सिमम, ये अब मैं मिटा देता हूं, डिफिनेशन थोड़ा और ऊपर से लिखते हैं। एम्पलीट्यूड, the maximum displacement of molecule, नहीं दिख रहा है, टेढ़ा चला गया, दिख रहा है ना? The maximum displacement of molecules from mean position, from mean position is called amplitude। अपने मीन पोजीशन से जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ झूला भी ऑसिलेट करता है, यस समीर, ऑफ कोर्स। तो जो सबसे मैक्सिमम दूरी होगा, है ना, झूला कहीं ना कहीं बीच में एक जगह खड़ा होगा जहां पर आप लोग जाकर के झूला पर बैठते होंगे, फिर वो झूला झूलना स्टार्ट होगा, है ना? ऐसा कुछ झूला झूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो मीन पोजीशन, जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस आप जो जा रहे हो यहाँ तक, और मीन पोजीशन से इसका डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड, करेक्ट? सो दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? यूनिट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए? जल्दी जल्दी मैसेज करो, यूज योर चैट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले वो तो बताओ मेरा। डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है तो आप लोगों को
डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? यस अनीस, दैट इज मीटर, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस किस में मेजर किया जाता है? मीटर में। तो डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। अब चूंकि जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। सो जो एम्पलीट्यूड है इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? दैट इज यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका एक कैरेक्टरिस्टिक एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड के बाद जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम ये स्टार्टिंग में यहां पर था, करेक्ट। फिर यहां से आपने मैक्सिमम, आप अपने झूला वाला ही समझ लीजिए, है ना, जो आप लोग झूला का एग्जांपल बता रहे थे वही है। जैसे झूला इनिशियली यहां पर था, फिर ये मैक्सिमम इस पोजीशन तक आया, फिर यहां से ये वापस रिटर्न आएगा अपने मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए, फिर ये मैक्सिमम लेफ्ट साइड में पहुंचेगा यहां तक, और फिर यहां से फिर ये मीन पोजीशन तक पहुंचेगा। आई बात समझ में? इस पूरे मोशन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगा होगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। या अगर थोड़ा सा मैं साइंस के लैंग्वेज में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि इस ऑसिलेशन को, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। क्लियर है सबको? ये बात समझ में आई? फिर से बोल रहा हूं, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, करेक्ट? समझ में आया? हाँ ना बोलिए, आगे बढ़ू क्या? ओके, सो डेफिनेशन हो जाएगा, टाइम required to complete, time required to complete one complete oscillation is called time period, है ना? तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं? टाइम रिक्वायर्ड। तो टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड। तो टाइम पीरियड को हम लोग किस में मेजर करेंगे? सेकेंड में मेजर करते हैं। अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि O से ये वाला, ये टोटल वन कंप्लीट ऑसिलेशन होता है ना, तो O A B ये पांच टोटल कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा दैट विल बी कॉल्ड एज टाइम पीरियड। समीर मिनट में भी हो सकता है, बट सेकंड क्या है हमारा? स्टैंडर्ड यूनिट है, दैट इज कॉल्ड एज SI यूनिट, या बोल सकते हो MKS यूनिट। तो जो सेकंड है वही स्टैंडर्ड यूनिट है, मिनट नहीं है। वरना आप तो आवर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सेकंड इज स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, चलिए
अभी तक इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, ऑसिलेशन। अभी कहाँ टाइम हो गया? क्लास कब खत्म होता है? 6:45 में ना? आशुतोष, टाइम पीरियड क्या बताऊं? टाइम पीरियड में आशुतोष, हाँ नहीं अभी 15 मिनट है। हाँ आशुतोष डिफाइन करता हूँ, देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखिए जो भी आपको डाउट है टॉपिक रिलेटेड आप मुझसे 1000 बार पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? ऑफ द टॉपिक क्लास खत्म होने के बाद आपको जितना पूछना है आप मुझे रोक करके पूछ सकते हैं। टाइम पीरियड का मतलब ये है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या है? देखिए बोर्ड पर हम लोग कब से पेंडुलम बना रहे हैं, हमारे पास पेंडुलम पहले से ही है, देखो ये हमने ऐसा ऑसिलेट किया, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन, करेक्ट? तो ये कंप्लीट वन ऑसिलेशन कब कहेंगे? जब ये यहां तक जाएगा, दैट इज द एक्सट्रीम पॉइंट। फिर इसको छोड़ेंगे तो ये कहां आ जाएगा? अपने मीन पोजीशन पर। फिर ये अपने कंप्लीट लेफ्ट तक जाएगा, फिर इसको छोड़ेंगे तो ये कहां आ जाएगा? अपने मीन पोजीशन पर। तो कंप्लीट वन ऑसिलेशन कब बोलेंगे? जब ये यहां से यहां पहुंचे, फिर यहां से यहां पहुंचे और फिर अपने मीन पोजीशन पर आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। और टाइम पीरियड यही बोलता है कि ये वन ऑसिलेशन कराने में जितना भी टाइम लगा दैट विल बी कॉल्ड एज टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या ये क्लियर है आशुतोष? आशुतोष ये पॉइंट क्लियर है क्या? आगे बढ़े अपन लोग? ओके देन चलिए, सो टाइम पीरियड खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, मोस्ट अवेटेड। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए ये जो मेरा पेंडुलम था, ये यहां से यहां तक अपना पूरा वन कंप्लीट ऑसिलेट करने में इसको टाइम लग रहा है 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। बात आई समझ में? मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो इसको टाइम लगा दैट इज 0.2 सेकेंड। इसका मतलब ये एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कर रहा होगा बताइए जरा। अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इसको टाइम लग रहा है 0.2 सेकेंड, तो कंप्लीट 1 सेकेंड में ये कितना ऑसिलेशन करेगा? कोई बता सकता है? कोशिश करिए। 50 टाइम्स, 5 टाइम्स अंशुल, ओके। फिर से क्वेश्चन में बोल रहा हूं, अगर एक ऑसिलेशन करने में टाइम लग रहा है 0.2 सेकेंड, या बोल सकते हो कि जो तुम्हारा टाइम पीरियड है वो है 0.2 सेकेंड, तो बताइए 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कर लेगा? क्या करेंगे? सिंस for in 0.2 सेकेंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना? 1 ऑसिलेशन, ठीक है? सो इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना? 1/0.2 ऑसिलेशन। सो ये डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 10 चला जाएगा, दैट विल बी द 5। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा? दैट विल बी द इक्वल टू द 5 ऑसिलेशन। आई बात समझ में? तो ये जो 5 आया, 5, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यस सैयद, करेक्ट। रौनक फिर से बता रहा हूं,
अगर 0.2 सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है तो एक सेकंड में टोटल कितना ऑसिलेशन होगा? हम इसको एक में 0.2 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। पॉइंट क्लियर है ये? किसी को डाउट हुआ? किसी को डाउट है क्या इसमें? अनीस फिर से रिपीट कर रहा हूं। ओके, अनीस को डाउट है। अनीस फिर से बता रहा हूं। एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगा, दैट वाज द टाइम पीरियड, है ना? वो टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, एक सेकंड से ज्यादा भी हो सकता है, एक सेकंड से कम भी हो सकता है। दैट टाइम कुड बी एनीथिंग। ओके, हमने एक क्वेश्चन बनाया कि मान लीजिए, एक हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, एक ऑब्जर्वेशन लिया कि इसका ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 0.2 सेकंड लग रहा है, करेक्ट? तो बताइए कि 1 सेकंड में ये कितना बार ऑसिलेट करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। हम लोग क्या करेंगे, एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लग रहा था 1 सेकंड में उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें आ जाएगा क्या? टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, करेक्ट? सो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, या इसको वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड कहां चला गया? The number of oscillation oblique vibration in 1 second is called frequency. Is called frequency. करेक्ट? एक सेकंड में जितना भी ऑसिलेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, है ना? एक सेकंड में जितना भी ऑसिलेशन होगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? इट इज डिनोटेड बाय, नॉर्मली हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, नॉर्मली हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ एंड इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, क्या लिख सकते हैं? टाइम पीरियड का यूनिट क्या था? सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेकंड। तो क्या लिख सकते हैं? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेकंड इनवर्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज। सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज, ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख दीजिए हर्ट्ज, ऐसा hz। सो फ्रीक्वेंसी का दोनों यूनिट करेक्ट है, या तो आप 1 अपॉन सेकंड लिखिए दैट इज सेकंड इनवर्स, और आप हर्ट्ज लिखिए, दोनों सही है। पॉइंट क्लियर है? किसी को डाउट, कोई शक, कोई तकलीफ? यहां तक सबको क्लियर है, समझ में आया? ओके, कर्तव्य। किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए, पूछना है क्या? ओके आदित्य, हाँ बोलिए।
अभिनव कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ओके, इट्स एनफ। आज बहुत हो गया क्या? बाकी लोग सबको क्लियर है, समझ में आया क्या? रौनक, सैयद, आशुतोष, आर्या, अंशुल, नो डाउट। इसका मतलब यहां तक क्लियर है, कल मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? चलिए फिर, ओके। सो आपका होमवर्क होगा जो एनसीईआरटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। एनसीईआरटी है आप लोगों के पास? एनसीईआरटी है ना? नहीं है? ठीक है, मैं क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। बाकी अगर कोई भी डाउट होगा तो बेशक आप पूछ लीजिए। आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जाएंगे, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर एंड टाइम पीरियड के ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सैयद, सबमिशन टाइम टिल नेक्स्ट लेक्चर, उस लेक्चर से पहले आपको सबमिट कर देना है, मतलब यू हैव 7 डेज, तब तक आप उसको सॉल्व करते रहिए। कोई बीच में डाउट हो, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो क्वेश्चन आप ग्रुप पे सेंड कर दीजिए, डाउट वो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन एंजॉय, बाय बाय।